Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. आज हम केरलम स्टोरी की बात करेंगे। केरला स्टोरी की बात हो चुकी है, आप सबने देख भी लिया होगा, खैर वो क्या है। लेकिन आज केरलम की बात हो रही है और ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब केरला का नाम बदल के केरलम किया जाए। तो ब्रॉडली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, केरला केरलम के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो वहाँ से डिमांड की गई है केरला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या केरला असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ब्रॉडली वो क्या है। ये जो नाम है केरला और केरलम, इसका ओरिजिन, इसकी एंशियंट हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और मॉडर्न टाइम में इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसके बारे में बात करेंगे और पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जब किसी स्टेट का नाम बदला जाता है तो कौन कौन से प्रोसीजर, वो जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो हर तरीके से एंशियंट टाइम में केरला के सिग्निफिकेंस से लेके उसके नाम से लेके मॉडर्न टाइम्स में जो लीगल प्रोविजंस हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये चीज न्यूज में क्यों है? क्योंकि द केरला असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू रीनेम द स्टेट एज केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इस वक्त ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के वक्त जो नाम यूज होता है वो केरला यूज होता है और उसे बदल के केरलम करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने ये रेजोल्यूशन एंड रूल 118 के तहत प्रेजेंट किया है असेंबली के अंदर। और जो ये पूरा नाम बदलने की बात हो रही है ये लिंग्विस्टिक वेरिएशन पे हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो केरलम नाम है ये माना जा रहा है कि केरला का मलयालम वर्जन है और मलयाली ही बोली जाती है केरला में, और ये है कि बैक टू द रूट्स और उस तरफ जाया जाए और केरलम नाम रखा जाए। केरला ये शब्द जो है ये ज्यादातर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज होता है, इंग्लिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन और इस सब में। और उसी चीज को बदल के कि वो जो मलयाली नाम है, जो मलयालम का नाम है केरलम, उसकी तरफ जाया जाए। ठीक, तो रेजोल्यूशन में कहा क्या गया है? रेजोल्यूशन में क्या गया है? द नेम ऑफ आवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम। मलयालम में जो हमारे स्टेट का नाम है वो केरलम है। एंड द स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन November 1, 1956. That day is also observed as केरला फॉर्मेशन डे। केरला फॉर्मेशन डे की तरह के तहत November 1, 1956 को ये केरला डे मनाया जाता है। और अब इस चीज को बदल के हम मलयालम लैंग्वेज के तहत रखना चाहते हैं। द डिमांड फॉर अ यूनाइटेड केरला फॉर ऑल मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज बीन स्ट्रांगली रेज्ड राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से 1920s के वक्त जो मूवमेंट्स हो रहे थे वहां से केरला के डिमांड के बारे में बार बार डिमांड उठ रही थी कि केरला का स्टेट जो है वो बनना चाहिए, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बनना चाहिए जहाँ पे मलयालम स्पीकिंग लोग एक साथ रह सकें। तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और इस असेंबली ने यूनानिमसली ये रिक्वेस्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट से, सेंटर से, कि वो इमीडिएट स्टेप्स उठाए जिससे कि आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस नाम में चेंज किया जा सके। ठीक, अब इस आर्टिकल 3 और सेंटर के रोल के बारे में बात करेंगे कि ब्रॉडली जो नाम बदलने का हक है ये पार्लियामेंट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं, बट उससे पहले ये जो ओरिजिन है केरला और केरलम का उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले केरला का ओरिजिन कहाँ पे है, ये जो वर्ड है ये सबसे पहले कहाँ पे लोगों ने देखा या सुना? तो देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम केरला। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड दैट मेंशंस केरला इज एम्परर अशोकास एडिक्ट 2 ऑफ 257 BCE। जो अशोका, एम्परर अशोका थे, उनके जो ये वाला जो एडिक्ट था लगभग आज से 2500 साल पहले, लगभग इतने साल पहले, तो वहां पे केरला का नाम इस एपिग्राफी में लिखा गया था, इस रॉक एडिक्ट में सबसे पहले मेंशन हुआ था। एंड द इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द लोकल रूलर एज केरला पुत्र। जो वहां के लोकल रूलर्स हैं उन्हें केरला पुत्र या फिर चेरा पुत्र के नाम से जाना जाता था, द सन ऑफ चेरा या फिर द सन ऑफ केरला। और इसी के रेफरेंस में चेरा डायनेस्टी का बार बार जो और बाकी जगह हैं साउथ इंडिया की, वहां पे इस नाम का बार बार रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, तो ये था केरला का नाम सबसे पहले कहाँ देखा या सुना गया, अशोका के रॉक एडिक्ट में और नीचे चेरा डायनेस्टी के पास, जहाँ पे लोकल रूलर्स को केरला पुत्र या चेरा पुत्र बोला जाता था, सन ऑफ चेरा या सन ऑफ केरला। अब केरलम का ओरिजिन कहाँ से है?
तो अबाउट केरलम द स्कॉलर्स बिलीव इट कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम चेरम। इस चेरम वर्ड से ही ये वर्ड केरलम निकला है। स्कॉलर्स ऑब्जर्व दैट द वर्ड कीरम इज द कन्नड़ फॉर्म ऑफ द चेरम। इस ऐसे समझो कि ये केरलम आया चेरम से, और चेरम है कन्नड़ फॉर्म, is observed from the word Keram is a Kannada form of Cheram. They described Keralam as Cheram and the region between गोकरनाम एंड कन्याकुमारी। इस रीजन के बीच के एरिया को इस नाम से पुकारा जाता है। द ओरिजिन ऑफ द टर्म कुड पॉसिबली बी फ्रॉम द रूट चेर विच मीन्स टू ज्वाइन, एंड द मीनिंग इज क्लियर इन द कंपाउंड वर्ड चेरलम विच मीन्स एलम और द रीजन और द लैंड। एलम का मतलब होता है रीजन और द लैंड, और उस लैंड को जोड़ने, चेर का मतलब होता है ज्वाइनिंग। तो इस अलग अलग वो जो अलग अलग पड़ी हुई लैंड है उसको साथ में जोड़ दिया जाए, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया है कि चेरलम या फिर केरलम, वो वहां से वर्ड आया केरलम। ठीक, तो ये दो एंशियंट फॉर्म्स में कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ इन दोनों शब्दों का, एक का रॉक एडिक्ट से और चेरा डायनेस्टी से, और दूसरे का और ज्यादा पुरानी चीजों से। ठीक है, मॉडर्न स्टेट का सबसे पहले डिमांड कहाँ पे हुआ, सबसे पहली बार ये चीज कहाँ पे बोली गई या मांगी गई? तो द पीपल स्पीकिंग मलयालम हैड बीन रूल्ड बाय वेरियस किंग्स एंड प्रिंसेस इन द स्टेट। ठीक, कि इस स्टेट को या इस जगह को बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने रूल किया था। लेकिन 1920s में पहली बार ये जो आइक्या मूवमेंट हुआ, आइक्या केरला मूवमेंट या फिर यूनिफाइड केरला मूवमेंट के नाम से वो जाना जाता है, तो दे गैदर्ड द मोमेंटम एंड अ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मलयालम स्पीकिंग पीपल केम अप। कि यहाँ पे जो पहली बार वो जो मलयालम स्पीकिंग पीपल की बात हुई कि एक ऐसा रीजन हो जहाँ पे मलयालम बोलने वाले लोग एक साथ रहें, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो फॉर्मेशन हो केरला का, वो पहली बार 1920 से शुरू हुआ। ठीक, इट एम्ड एट द इंटीग्रेशन ऑफ मलाबार, कोची एंड ट्रेवनकोर इनटू वन टेरिटरी। इन तीन रीजन्स को, मलाबार, कोची और ट्रेवनकोर को मिला के एक स्टेट बनाया जाए जहां पे मलयालम बोलने वाले लोग इकट्ठा रह सके। और उसी के तहत जब ये 1920 से शुरू हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और उसके 2 साल बाद 1949 में, लगभग 30 साल 29 ईयर्स के बाद, द टू स्टेट्स ऑफ ट्रेवनकोर एंड कोची वर इंटीग्रेटेड, हेराल्डिंग द बर्थ ऑफ ट्रेवनकोर कोची स्टेट। और वहीं से फिर धीरे धीरे केरला का वो जो केरला का जो आइडिया फॉर्म किया गया था, वो उस आइडिया का जन्म होने लगा 1949 से। इट वॉज डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। और जब ये 1949 में इन दो, कोची और ट्रेवनकोर के रीजन को फॉर्म किया गया, तब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी फॉर्मेशन हो रहा था उसी के साथ साथ। आगे जाके कुछ सालों में 1953 में ये हुआ, और वहां पे जब ये डिमांड बार बार उठ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे केरला का फॉर्मेशन हो, तो इन्होंने रिकमेंड भी किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कि ये हो। द स्टेट ऑफ केरला केम इनटू बीइंग ऑन नवंबर 1, 1956। और जो कहानी 1920 से शुरू हुई, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1949 में इन दो स्टेट्स को मिलाकर एक ट्रेवनकोर कोची स्टेट बनाया गया, और उसके 7 साल बाद केरला शब्द के नाम के साथ मलयालम स्पीकिंग लोगों के लिए इस जगह का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब इससे पहले मैंने आपको बोला था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये बात बोली थी कि इसके बेसिस पे बना दिया जाए, तो एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है या इससे कुछ फैक्ट आ जाता है तो वो क्या होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कब हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था, टू एग्जामिन एंड रिकमेंड चेंजेस इन द बाउंड्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। कि जो भी इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा बातें ये उठ रही थी कि जो लोग एक तरह के, एक तबके के, स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो एक तरीके के लोग रहते हैं, उनके लिए फॉर्मेशन हो। तो ये एग्जामिन और रिकमेंड करने के लिए कि जो स्टेट का डिवीजन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो किस बेसिस पे होगा। ठीक है, तो कमीशन ने बोला कि अगर किसी बेसिस पे हो तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। द कमीशन वाज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू डिमांड्स फॉर द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एमिंग टू क्रिएट स्टेट्स दैट आर लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली होमोजेनस। वो स्टेट जो लिंग्विस्टिकली और कल्चरली होमोजेनस हैं, उन स्टेट्स के उस आइडिया के बेसिस पे ही डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन या नया फॉर्मेशन जो है वो हो। ठीक,
और उसी के हिसाब से फिर स्टेट्स के नाम, स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब आज के टाइम पे जैसे मैंने कहा था कि हम लीगल प्रोविजंस की भी बात करेंगे, सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस या व्हाट इज द प्रोसेस टू रीनेम अ स्टेट। अगर किसी स्टेट को रीनेम करना हो तो किस, कौन सा पूरा प्रोसीजर है, कौन सी पूरी क्रोनोलॉजी है लीगली जिसे फॉलो करने की जरूरत है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम ऑल्टर कर सकता है, या फिर उसको मतलब जो भी चेंजेस है वो आर्टिकल 3 के तहत कर सकता है, पर ये काम कर पार्लियामेंट ही सकता है। ठीक, द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली लेज डाउन अ प्रोसीजर टू ऑल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया, यूपी को चाहे तो उसे एकदम घटा के जो यूरोप से भी बड़ा है, मतलब गोवा के लेवल पे लाना, मैं बोल दूं तो लीगली तो ठीक है, हाँ, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर फिर भी कि किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट का एरिया ऑल्टर कर सकता है पार्लियामेंट, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, उसके नेम को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रपोजल भेजा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग अ स्टेट कैन बी इनिशिएटेड ईदर बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट। और ये प्रपोजल, नाम बदलने का प्रपोजल कोई भी दे सकता है, स्टेट भी दे सकती है जिस स्टेट का नाम बदला जाएगा, या फिर पार्लियामेंट भी दे सकती है। ठीक, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर सेंड्स अ प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अगर स्टेट दे रही है तो ये रेजोल्यूशन के फॉर्म में देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिस तरीके से अभी केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो रूल 118 के तहत पास किया है, तो रेजोल्यूशन ही दिया जाता है। इन पार्लियामेंट द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट में ये बिल प्रेजेंट होना होता है तो इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है, बहुत जैसे कई और सारे बिल्स के साथ जरूरी होती है, उसी तरीके से इस बिल में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। ये ब्रॉडली एक पॉजिटिव स्टेप है जिसमें सेंटर भी इन्वॉल्व है, स्टेट भी इन्वॉल्व है और प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर कोई नाम बदल भी रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया है कि वो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करके दिखाता है और ज्यादा बेहतर करके दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। अगर सेंटर पार्लियामेंट चाहे तो वो इनिशिएट करे, स्टेट चाहे तो वो इनिशिएट करे। पार्लियामेंट में आ सकता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद, स्टेट को अगर करना है तो वो रेजोल्यूशन पास करता है और सेंटर के पास भेजता है। लेकिन वहां से फिर क्या प्रोसीजर शुरू होता है, द बिल दैट अफेक्ट द स्पेसिफिक स्टेट मस्ट इंक्लूड दो स्टेट्स लॉज। ठीक, अब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने इनिशिएट भी किया तो जिस स्टेट का नाम बदला जा रहा है, एक बार ये कहा जाता है कि यह माना जाता है कि उसकी भी अप मतलब अप्रूवल तो नहीं, पर उसकी भी क्या राय है, इस राय को भी लेना होता है और स्टेट के लॉज के हिसाब से काम करना होता है। ठीक, ओरिजिनली एब्सेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दिस रूल वाज एडेड इन 1955। कौन से अमेंडमेंट के तहत, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1955 में ये रूल ऐड किया गया, जहां पे स्टेट का भी एक से होगा। द स्टेट्स कैन गिव देयर ओपिनियन ऑन द बिल विद इन अ सेट टाइम लिमिट। एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर स्टेट के पास वो जाएगा तो सही सही, लेकिन स्टेट जो भी चाहे, माने ना माने, उसे एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपना जवाब वापस देना होगा। द स्टेट्स ओपिनियन आर्न बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट का ओपिनियन, अगर वो मतलब पार्लियामेंट से सहमत है या नहीं है, अगर वो कहता है कि हाँ पार्लियामेंट ने सही कहा कि नाम बदलना चाहिए, या वो ये बात नहीं भी मानता है, तो उसका जो भी ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक, वो बस प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट के पास ये चीज चली जाएगी, पर वो बाइंडिंग नहीं है। वो बस ये है कि तुम्हारा एक विचार है जो हमने सुन लिया। द पार्लियामेंट कैन डिसरिगार्ड द स्टेट्स व्यूज आफ्टर द स्टेट्स इनपुट और द टाइम लिमिट द बिल रिटर्न्स टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिस्कशन। भी और ज्यादा डिस्कशंस के लिए जब स्टेट के पास या स्टेट ने अपना ओपिनियन दे दिया, तब ये चीज फिर से पार्लियामेंट में आती है और पार्लियामेंट फिर से इसके ऊपर डेलिब्रेशन और डिस्कशन करता है, एंड इवेंचुअली देन द बिल गेट्स फर्दर डेलिब्रेटेड अपॉन इन द पार्लियामेंट, और इवेंचुअली जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तब ये बिल एक्ट बन जाता है। द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द अप्रूवल। आफ्टर द सेट बिल गेट्स अप्रूव्ड इट बिकम्स अ लॉ एंड द नेम ऑफ द स्टेट स्टैंड्स मॉडिफाइड। कि जब प्रेसिडेंट ने अपना हाँ बोल दी, हामी भर दी, उस पर दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, तब उस दिन से उस स्टेट का नाम पूरी तरीके से बदल जाता है। अदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज न्यूज में है।
अब इनडायरेक्टली इसी तरीके से चीजें, जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो ऐसे ही है कि पॉलिटी, पहले तो था कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, पर अब पॉलिटी के भी क्वेश्चन उस तरह के पूछे जा रहे हैं जो ज्यादातर न्यूज में है। जैसे ये आर्टिकल, अब ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का वो ये न्यूज में आ गया है, तो इसके ऊपर यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको जानकारी ज्यादा हो। ठीक है, तो कौन से और इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। जैसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है सेवरल एजेंसी से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इन चीज़ों को आप याद रखना, ये नहीं है कि बस ये 4-5 नाम है इन्हें पढ़ा और भूल गए। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, फैक्चुअली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप भूल नहीं सकते हो। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन 5 जगहों का या इन 5 एजेंसीज का अप्रूवल लेना जरूरी है, इन 5 का। ठीक, इसके अलावा वंस द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसीव्स द एनओसी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन, इट गिव्स द कंसेंट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट। जब इन 5 एजेंसी से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो एनओसी मिल जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया कि इन्हें नाम बदलने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तब वो चीज इवेंचुअली पास हो जाती है, इट गिव्स कंसेंट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट। ठीक, तो ब्रॉडली ये चीजें हैं जहां से हमने केरला और केरलम के बीच का डिफरेंस समझा, कि उसका ओरिजिन समझा कि कहां से इन दोनों नामों का ओरिजिन था। जो करंट स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, या जो असेंबली है, असेंबली ने रेजोल्यूशन भेजा है, तो वो यूनानिमसली क्यों भेजा है, किस लिए इस नाम को भेजा है, कि वो मलयालम लिंग्विस्टिक, जिस लिंग्विस्टिक बेसिस पे केरला का फॉर्मेशन हुआ, तो उसका नाम भी वो उसी बेसिस पे रखना चाहते हैं, उसी मलयालम लैंग्वेज के आसपास जो उससे मिलता जुलता केरलम है उसके ऊपर रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज के टाइम पे अगर किसी भी स्टेट को अपना नाम बदलना है या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है आर्टिकल 3 के तहत, तो उसमें स्टेट का और पार्लियामेंट का क्या और कितना रोल होता है। ठीक, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।